नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSSC कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर रहेगा हमारा ग्राम समाज एवं विकास। जितने भी बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करने में जुटे हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ग्राम समाज और ग्राम विकास का ये हमारा पहला पार्ट है। आगे इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं, तो आप इस पार्ट के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित मटेरियल आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। और जितने भी UPSI के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स की वीडियो पर डे मिलती रहती हैं। तो और आपको बता दूं, मैं पर डे 8:30 पर हमारी लाइव क्लास होती है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत हम GS सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ग्राम समाज के निर्माण और विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के यानी इन योजनाओं को लागू करने के लिए या इन योजनाओं को चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जो अधिकारी नियुक्त किए या विभाग नियुक्त किए हैं, तो उसी की चर्चा इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लेखपाल से संबंधित विभाग है, सबसे पहला विभाग आता है राजस्व विभाग। यानी यदि आप लेखपाल की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो इम्पोर्टेंट यानी आपकी नियुक्ति राजस्व विभाग के अंतर्गत ही होगी, आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत हम केवल राजस्व विभाग की बात करेंगे जो लेखपाल से संबंधित है। तो राजस्व विभाग के अंतर्गत तो एक होती है राजस्व सचिव शाखा। इसके अंतर्गत हमारे 5 विभाग अध्यक्ष आ जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। पहला है राजस्व परिषद, ये सबसे बड़ी शाखा होती है यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है। उसके बाद चकबंदी आयुक्त, उसके बाद तीसरा होता है तीसरे क्रम का राहत आयुक्त। उसके बाद चौथा है निदेशक भूमि अध्याप्ति, ठीक है। उसके बाद 5वां है प्रमुख संपादक, यानी जिसे जिला गजेटियर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हम या इस ग्राम समाज और विकास के अंतर्गत हम केवल इन 2 पदों की ही बात करने वाले हैं। सॉरी, 2 पद कौन से हैं? राजस्व परिषद जो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद एक पद होता है चकबंदी आयुक्त। इन 2 अध्यक्षों के बारे में या इनके अंतर्गत जितने भी अधिकारी होते हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इन 3 की बात हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इनका हमारे जो सिलेबस में से कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस में केवल राजस्व परिषद और चकबंदी आयुक्त के बारे में है, और इसके अंतर्गत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं राजस्व परिषद, जिसे रेवेन्यू बोर्ड के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। इसकी स्थापना हुई थी 1831 में, और इसका मुख्यालय यानी स्थापना कहाँ पे हुई थी? इसके इलाहाबाद में, ठीक है। इसकी इलाहाबाद में स्थापना हुई थी। और इसके कार्य क्या हैं? राजस्व परिषद की यानी रेवेन्यू बोर्ड के तो एक कार्य होते हैं प्रशासनिक कार्य, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाता है कि जो राजस्व परिषद है उसका प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पे है, तो आपको लगाना है लखनऊ, ठीक है। दूसरा है न्यायिक कार्य, इसका जो हेड ऑफिस है, कार्यालय है, मुख्यालय इलाहाबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आता है भू अभिलेखों का रखरखाव, यानी लेखपाल जितने भी खसरा खतौनी आदि जो अभिलेख होते हैं उनका रखरखाव इसके अंतर्गत आता है। बंदोबस्त यानी बंदोबस्त आता है। इसके बाद आता है माल गुजारी। माल गुजारी का मतलब होता है टैक्स, जो रेवेन्यू वसूला जाता है, राजस्व विभाग राजस्व वसूलता है कृषि पे यानी खेतों पे, तो माल गुजारी के अंतर्गत आता है। और अन्य देय की वसूली, यानी जितने भी अन्य देय होती हैं उनकी वसूली करना इसका प्रशासनिक कार्य है। इसके बाद भूमि अर्जन, जैसे कोई व्यक्ति, कोई दबंग व्यक्ति किसी व्यक्ति की भूमि को और दबा लेता है, यानी अपने अंडर ले लेता है, तो उसे छुड़ाना। भूमिहीन लोगों को भूमि उपलब्ध कराना, यानी ऐसे लोग जिन पर भूमि नहीं है उनके लिए भूमि उपलब्ध कराना। और यानी व्यक्तियों के लिए, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए पट्टे निर्धारित करना, यानी, ठीक है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं, और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मुख्य कार्य लिख दिए हैं। इसके बाद इसके न्यायिक कार्य हैं। न्यायिक कार्यालय कहाँ पे है? इसका इलाहाबाद में है।
और इसके अंतर्गत आते हैं अपीली, ठीक है, निगरानी, पुनर्विलोकन आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें राजस्व परिषद के अनुभाग। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि राजस्व परिषद के कितने अनुभाग हैं। इसका प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ को, ये तो मैं बता ही चुका हूँ पहले, ठीक है। तो प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग हैं। अनुभाग का मतलब है सेक्शन या वर्ग कह सकते हैं, ठीक है। अनुभाग का मतलब क्या है, सेक्शन या वर्ग। 19 सेक्शन है या वर्ग है या अनुभाग कह सकते हैं। और इसमें 14 प्रकोष्ठ हैं, सभा कक्ष हैं, यानी ये सभा कक्ष विभिन्न प्रकार के कामों के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी। अब हम बात करते हैं इसके आगे और विभिन्न जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको निश्चिंत ही लाभ होने वाला है। और जो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, जितना बताते जा रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा आप, ठीक है। आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अब जानेंगे हम कि राजस्व परिषद किन किन सदस्यों से मिलकर बनती है, कौन कौन से अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए देखते हैं राजस्व परिषद की संरचना। इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और अध्यक्ष के अलावा इसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष होता है, 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में। इसके अलावा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पे होता है, लखनऊ में। इसके बाद बारी आती है क्रम से, न्यायिक सदस्यों के बाद आता है मंडलायुक्त, मंडलायुक्त के बाद आता है अपर मंडलायुक्त। अपर मंडलायुक्त क्या होता है, मंडलायुक्त की सहायता के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद आता है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी मतलब डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद आता है अपर जिला अधिकारी यानी एडीएम जिसे बोलते हैं, और एडीएम जिलाधिकारी की सहायता या मदद के लिए होता है। इसके बाद उप जिला अधिकारी यानी जिसे बोलते हैं एसडीएम, ठीक है। ये भी तहसील और बहुत सारे काम देखता है ये। इसके बाद आता है तहसीलदार, ये तहसीलदार है, तहसील का ये एक बहुत बड़ा अधिकारी होता है और तहसील के जितने भी काम काज होते हैं यही देखता है, यानी ये किसके अंडर काम करता है, उप जिला अधिकारी के अंडर काम करता है। इसके बाद नायब तहसीलदार, यानी तहसीलदार न हो तो उसकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार की सहायता करता है, सहायता, ठीक है। और इसके और बहुत सारे काम हैं। इसके बाद नायब तहसीलदार के बाद आता है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक जिसे हम बोलते हैं कानून गो, ठीक है। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको कानून गो के बारे में पता होगा। इसके बाद कानून गो के बाद नंबर आता है लेखपाल का। तो लेखपाल से ही हमें, अब जब आपकी नौकरी लग जाएगी ना तो आप इस पद पर जाओगे, ठीक है। जब यहाँ से आपका प्रमोशन होगा तो आप कानून गो बन जाओगे, ठीक है। और प्रमोशन होता है तो आगे बढ़ते जाते हैं और कहाँ तक पहुँचते हैं, अधिकतम तहसीलदार तक पहुँच पाते हैं। तो छात्रों, अभी तक हमने इस लेक्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जानकारी ली। हमने जाना कि राजस्व परिषद क्या होता है, उसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, ठीक है। और राजस्व परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं ये भी जाना हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ विभिन्न पॉइंट्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से 101% महत्वपूर्ण होंगे, यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो ध्यान से देखिएगा और साथ के साथ नोट करते जाइएगा। लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है यूपी भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। यदि इसके बारे में पूछता है तो आपको बताना है हरदोई जिले, यानी उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है वहाँ पे ये। इसका दूसरा पॉइंट आता है नामांतरण यानी दाखिला खारिज। यानी इसका मतलब है जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने खेतों को बेचता है तो जब वो नामांतरण होता है यानी नाम का ट्रांसफ़र, यानी जो खेत ट्रांसफ़र होता है एक नाम से दूसरे नाम में, तो उसे दाखिला खारिज बोलते हैं। और लेखपाल इस दाखिला खारिज को किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, या तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार। यहीं पर लिखा है
नामांतरण या दाखिला खारिज की रिपोर्ट लेखपाल, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है भूमि के हक, सीमांकन एवं बंटवारे संबंधित वाद एसडीएम के यहाँ चलते हैं। देखिए, उप जिलाधिकारी जो होते हैं, भूमि के हक, जैसे भूमि का हक है, जैसे 4 भाई हैं और 3 भाइयों के नाम जमीन होगी, 1 भाई रह गया, तो जो उनकी भूमि का हक है, इसका जो केस चलेगा कहाँ पे चलेगा, एसडीएम के यहाँ पे चलता है। और सीमांकन का मतलब है जैसे 2 पार्टियों में लड़ाई हो रही है खेत की सीमा के, जैसे जो मेड़बंदी होती है ना, मेड़, तो एक ने खिसका दी जोत के और दूसरी तरफ डाल दी, तो उसका जो विवाद होता है वो भी एसडीएम के यहाँ पर चलता है। ठीक है, एसडीएम ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधान के निर्वाचन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करता है। जो उप जिलाधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है, जैसे ग्राम प्रधान का या सदस्यों का जो निर्वाचन, उससे संबंधित जितने भी विवाद होंगे सभी एसडीएम या उप जिलाधिकारी के यहाँ पे चलते हैं। चलिए, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व डीएम का होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जिला स्तर पर जो शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व किसका होता है, जिलाधिकारी का होता है, यानी कि डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है। चलिए, अगला पॉइंट जानते हैं। जिलाधिकारी जिले में, ठीक है, और मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिलाधिकारी जिले में और मंडलायुक्त, मंडल होता है जैसे 3-4 जिलों से मिलकर मंडल बनता है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, और मंडल कितने हैं, 18। तो 4-5 जिलों से मिलकर एक मंडल बनता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जिलाधिकारी जिले में तथा मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि, जो राज्य का शासन चलाता है यानी मुख्यमंत्री, उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। चलिए, यही पॉइंट क्लियर होगा। अगला पॉइंट है एसडीएम डीएम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, यानी जो उप जिलाधिकारी होता है वो जिलाधिकारी के अंडर रहकर काम करता है, यानी एसडीएम डीएम के अंडर रहते हुए काम करता है। चलिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब है भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व डीएम का होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जितने भी भू अभिलेख होते हैं, जैसे खेतों के नक्शे, खाता वही, ठीक है, खतौनी, और जितने भी हमारे खसरा होते हैं, सभी का उत्तरदायित्व किसका होता है, डीएम का होता है। ठीक है, चलिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, तो ये इसका पूरा नाम है राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान, हरदोई में है। तो यूपी भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं या फिर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये एक ही है। ठीक है, अलग नाम अलग अलग है, ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। तो नाम से आपको ध्यान रखना है कि हरदोई में, ये उत्तर प्रदेश का जिला है हरदोई। अगला पॉइंट है राजस्व न्यायालय के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र। दोस्तों, राजस्व न्यायालय ये शब्द है, इस शब्द के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं राजस्व न्यायालय के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र। जैसे राजस्व न्यायालय होता है, उसके द्वारा जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे कह सकते हैं हम जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और जैसे खाता वही, ठीक है, और किसान वही, और जैसे मूल निवास, ये सभी प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, ये राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी, यानी जो हमने टॉपिक पकड़ा हुआ है ग्राम समाज एवं विकास लेखपाल की दृष्टि से, हम लाते रहेंगे। आप बस हमारा साथ दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबाइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने मित्रों में इस जानकारी को शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप वगैरह हैं फेसबुक व्हाट्सएप, तो इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैंने इतना ही कवर किया है। अगले लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी, जिसमें हम और महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे चकबंदी आयुक्त है, लेखपाल है, लेखपाल के कार्य हैं, जरीब है, और लेखपाल के जो यंत्र होते हैं भूमि मापक यंत्र, उनके बारे में जानेंगे।
तो दोस्तों धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।